गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमने 11th क्लास मैथमेटिक्स की पहले चैप्टर की एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय तथा एकल समुच्चय बताइए। अब आपको समुच्चय के जब टाइप समझाए थे तो समझाया था कि रिक्त समुच्चय वो होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता या हमें कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं मिलता, और एकल समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव होता है। तो चलिए इनको हम सोल्व करते हैं। पहले सेट में लिखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक सम संख्या है तथा x स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आप एक बात समझिए, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 3। अब ना तो प्लस 3 एक सम संख्या है और ना ही माइनस 3 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यह एक रिक्त समुच्चय है। जो ये कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिला। तो पहले वाला क्या हुआ, रिक्त समुच्चय। दूसरे की बात करते हैं, b इक्वल टू दिल्ली। इसमें एक ही शहर का नाम लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव होगा उसको हम बोल देंगे एकल समुच्चय। अब आप यहाँ देखिए, c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर x प्लस 5 इक्वल टू 5 है तो 5 से 5 कैंसिल कर दो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो हमें x की एक वैल्यू मिली है। इस 0 को ये मत सोच लेना कि x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू 0 है, एक वैल्यू मिली है मतलब। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0। तो ये क्या होगा, हमारा एकल समुच्चय होगा, इसमें एक एलिमेंट है, एकल समुच्चय। ठीक है, डी वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें दो इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 3x प्लस 3x इक्वल टू 5। अगर इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 मिलेगी। यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5, तो 9 इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं करी, 9 5 के बराबर थोड़ी होगा। माइनस 3 रख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 9 इक्वल टू 5। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसका मतलब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तब हम क्या बोल देंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आ रही है। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक 3x इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 3। अगर हम प्लस माइनस 3 इसमें पुट करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, ये सेटिस्फाई नहीं की तो हमें कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रिक्त समुच्चय बोल दिया। ई पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x लेस देन माइनस 3। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पे लिखा है x लेस देन माइनस 3, तो माइनस 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस 4 होगी, माइनस 5 होगी, माइनस 6 होगी और ऐसे चलती जाएगी। अब आप ये बताइए, ये धन पूर्णांक है क्या, इसमें क्या लिखा है, x एक धन पूर्णांक है, तो इसके हिसाब से तो हमें कोई भी धन पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोल देंगे, ये भी एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। जिस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा वो रिक्त समुच्चय होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। और जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एकल समुच्चय बोल देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। तो परिमित का मतलब क्या होता है, फाइनाइट, और अपरिमित का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। जिसके एलिमेंट की संख्या को गिना जा सके उसको हम क्या बोल देंगे, परिमित समुच्चय। और जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या को ना गिना जा सके, अनकाउंटेबल हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपरिमित समुच्चय। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं ये समुच्चय, इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तब जाके क्लियर हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले का सॉल्यूशन a इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है x एक नेचुरल नंबर है और x माइनस 1 x माइनस 2 0 के इक्वल है। जब हम x माइनस 1 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, और जब हम x माइनस 2 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब आप ये बताओ, इनको गिन नहीं सकते क्या, बिल्कुल गिन सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं।
दूसरे में क्या लिखा है, b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम सोल्व करते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी +-2। तो x की वैल्यू +-2 ये तो आंसर है, लेकिन हमें चलना है x बिलोंग्स टू n के अकॉर्डिंग। तो n एक नेचुरल नंबर है, तो 2 तो नेचुरल नंबर होगी पर -2 नेचुरल नंबर नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो 2 लिखने के बाद गिन सकते हैं इसको, सिंगल एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय। और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, एकल समुच्चय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तीसरे की बात करते हैं, सी सेट में क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। सी के अंदर x कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, और x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से चलती रहेंगी। तो एक कहीं पे भी एंड इनका नहीं होगा, और ना ही हम इनको गिन के बता सकते कि कहाँ तक ये जारी है, कितनी ये संख्याएं हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, अपरिमित समुच्चय बोल देंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं। डी में क्या लिखा है, d इक्वल टू, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2x - 1 इक्वल टू 0 है ना, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 1, इसको इधर भेज दो, या x इक्वल टू कितना होगा, 1/2। तो x की वैल्यू हमें 1/2 मिलेगी, 1/2। लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय की गिनती किस में होगी, फाइनाइट सेट में। तो इसको हम लिख देंगे परिमित समुच्चय। ठीक है ना, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। पांचवे की बात कर लेते हैं। ई में क्या लिखा है, ई इक्वल टू, देखो x बिलोंग्स टू n और x एक विषम है, x क्या एक विषम संख्या है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये तो विषम संख्या होगी। तो कहाँ तक है इनका कुछ नहीं पता, तो इनको हम गिन भी नहीं सकते। तो क्या होगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में लिखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है तो x इक्वल टू कितना होगा, +-4 होगा। तो इसके अंदर 4 और -4 ये दो एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक परिमित समुच्चय है। गिन सकते हो ना इसको। तो ये क्या होगा, एक परिमित समुच्चय। फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसमें लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो b इक्वल टू, अब पूर्णांक की तो कोई लिमिट नहीं होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से पूर्णांक बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इधर को भी बढ़ते चलेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ये होगा हमारा अपरिमित समुच्चय। आई बात समझ में। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या लिखा है, c इक्वल टू, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 100। मतलब x एक या एक से बड़ी संख्या है तथा 100 या 100 से छोटी संख्या है, और x एक धन पूर्णांक है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, 100 ऐसे लिखेंगे। तो ये सभी धन पूर्णांक है, और एक से लेके 100 तक के पूर्णांक कितने होंगे, 100 ही तो होंगे। तो हम इनको गिन सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं इसके डी पार्ट की, x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 100। x एक वास्तविक संख्या है। तो देखो ये वास्तविक संख्या तो इनफाइनाइट होगी,
इतनी संख्याएं होंगी वास्तविक कि हम उनको गिन नहीं पाएंगे। जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3 या मतलब बहुत सारी नंबर ऐसी होंगी जो वास्तविक संख्याएं होंगी। तो वास्तविक संख्या क्या होंगी? अनकाउंटेबल होंगी, उनको हम गिन नहीं पाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे? अपरिमित समुच्चय लिख देंगे, अपरिमित समुच्चय। देखो पूर्णांकों को तो हम गिन सकते थे, ठीक है, पूर्णांक तो यही होंगे 1, 2, 3। अब देखो 1 और 2 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो हजारों लाखों करोड़ों वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसे? जैसे 1, 2, तो 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में 1.1 भी है, 1.01 भी है, 1.001 भी है, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, 1.021 भी है। इतनी वास्तविक संख्याएं होंगी कि हम उनको नहीं गिन पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समुच्चय x सच दैट 3x² - 12x = 0 को ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कोई सेट है, इस सेट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण विधि में, और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जहां x बिलोंग्स टू c, c का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको समझाया था कि सम्मिश्र संख्या आपके लिए एक नया टॉपिक है, उसको हम बाद में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ काम की बातें समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, c = z सच दैट z = a + ib, b नॉट इक्वल टू 0, a और b क्या है? रियल नंबर है। देखो आप छोटी सी बात समझ लो, आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा कि -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये तो नहीं पता है ना आपको, ना ही आपको ये पता होगा कि -36 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप इन्हीं चीजों को 11th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। आपको छोटी सी बात समझ लेनी है कि ये है क्या। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, -1 × 25, और 25 का स्क्वायर रूट तो कितना होगा? 5। अब यहाँ पे -1 बचेगा रूट के अंदर, तो जो ये -1 बचेगा रूट के अंदर, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी का मतलब क्या है? काल्पनिक संख्या। तो उस काल्पनिक संख्या को हम i से प्रदर्शित कर देंगे, i फॉर आयोटा, तो इसका मतलब होगा 5i। ऐसे हम इसे लिख लेंगे 6i। तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बात समझ में आई? जो i वाली नंबर है वो काल्पनिक संख्या होती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 3x² - 12x = 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लो, x माइनस क्या बचेगा? 4 = 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 तो 0 मिलेगी, और x की वैल्यू 1 क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। तो 0 और 4 दोनों ही रियल नंबर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस समुच्चय को ज्ञात करो। समुच्चय की वैल्यू तो ज्ञात होगी, 0 और 4 है, लेकिन ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो समुच्चय है, समुच्चय, इसकी हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलती है। इसको हमने सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद दोनों कैसी संख्या है? ये दोनों हमारे पास वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या की कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे हमें क्या निकालना था? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी कोई नहीं आई है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? रिक्त समुच्चय लिख देंगे हम यहाँ पे, रिक्त समुच्चय। आप एक चीज ध्यान से समझो, 0 और 4 हमें आंसर मिला है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ x बिलोंग्स टू c। क्या लिखा है यहाँ पे? x बिलोंग्स टू c। और c का मतलब क्या है? c का मतलब है z। z क्या है? z कोई नंबर है, और वो नंबर किस फॉर्म में है? a + ib की फॉर्म में। और b नॉट इक्वल टू क्या है? 0। b 0 के इक्वल नहीं है, और a और b दोनों रियल होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। जैसे मान लो हम x की वैल्यू 0 लेंगे, यदि x बराबर 0, तब यहाँ पे z देखो निकाल के। देखो 0 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0 + i × 0, तो a + ib की फॉर्म में आ गया। ये क्या है? a
प्लस आई और ये क्या है b। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 0 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो b की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 4 लेके देखते हैं। यदि x इक्वल टू 4 तब z इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, 4 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं। अब आप चेक कर लो, ये a है प्लस आई b की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इस आधार पे हमने कहा है कि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम सम्मिश्र संख्याओं को निकाल लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तब ज्ञात कीजिए कि x belongs to R such that x square plus 2x plus 2 equal to 0 किन अवयवों का समुच्चय है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमारे पास क्या है यहाँ पे एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे हमें सोल्व करनी पड़ेगी और सोल्व करने के बाद देखो इसके कितने रूट मिलेंगे, हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, इसकी 2 वैल्यू मिलेगी। तो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल नंबर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 के ऐसे फैक्टर करो जिनका प्लस कितना होता हो 2, तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितने होंगे 3 होंगे। इस तरीके से इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसको हम सिर्फ द्विघात से सोल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना यहाँ, b की वैल्यू कितनी है 2, x का कोफिशिएंट 2 है, और c मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद 2 है। अब सिर्फ द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब x इक्वल टू माइनस b माइनस 2 होगा प्लस माइनस b स्क्वायर करो मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4a का मतलब 1 और c का मतलब 2 अपॉन कितना लिखेंगे 2a 1। तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, देखो 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा ना, माइनस 4 और यहाँ पे कितना 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, देखो 4 का रूट कितना होगा 2 होगा ना, और माइनस 4 का क्या होगा 2i। अभी तो आपको समझाया था जैसे कि 25 है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का, तो इसका रूट कितना होगा 5i। i किसको शो कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को, काल्पनिक संख्या को। और जैसे माइनस 36 है, ये कितना होगा 6i होगा, तो यहाँ पे हम 2i लिख सकते हैं अपॉन 2। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो माइनस 1 बचेगा प्लस माइनस i बचेगा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी माइनस 1 प्लस माइनस i। मतलब x की 2 वैल्यू तो निकली है, लेकिन दोनों वैल्यू कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। अब आपको यहाँ पे भी एक चीज पे ध्यान देना है कि x बिलोंग्स टू क्या है r है, लेकिन यहाँ पे x क्या नहीं है, एक रियल नंबर नहीं है, ये क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब हम क्या लिख देंगे, यहाँ दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, यहाँ दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है। और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव क्यों नहीं है। इसने क्या कहा था कि x रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन x यहाँ पे रियल थोड़ी है, x तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है। और अगर कोई आपसे पूछे कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो सम्मिश्र संख्या होती है z, और z किसके रूप की होती है, a प्लस आई b के रूप की। a और b दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर, a और b दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये z हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, इसको हम c से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, c। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए जबकि x एक वास्तविक संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है। इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट को देखते हैं, x सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 6। अब आप देखिए खुद कि जो x प्लस 4 इक्वल टू 6 है, यहाँ से हम x की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं 2, तो
x की एक सिंगल वैल्यू निकली है यहाँ से, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कि जो ए सेट हमारे पास है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 2। तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हुआ? एकल समुच्चय। आई बात समझ में? अब बात करते हैं दूसरे सेट की। देखो दूसरे सेट में क्या लिखा, x² - 8x + 16 = 0। इसको भी सोल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर करो। 16 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस कितना हो 8, तो 4 × 4 कितना होगा 16, और अगर हम 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 8। तो x² - 4 + 4 x + 16 = 0। x², x की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, 4x होगा ना, बाहर निकाल लो माइनस का 4x। ऐसे ही इसको भी बाहर निकाल लो, माइनस का 4x + 16 = 0। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेने के बाद x - 4 बचेगा, फिर यहाँ से -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी x - 4 बचेगा। अब x - 4 दोबारा कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा -4 = 0। आप दोनों को 0 के इक्वल रख के देख लेना, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 और 4 मिलेगी। तो इसका मतलब b के अंदर 2 एलिमेंट है 4 4, और इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में क्या है इक्विवेलेंट है, समतुल्य समुच्चय है। ये हमने कब पढ़ा था? जब हमने समुच्चय के टाइप पढ़े थे। तो इसको भी बोल सकते हैं हम, ये भी हमारे पास एकल समुच्चय है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, x such that x less than x। अब आप ये बताओ कोई ऐसी नंबर है क्या जो अपने आप से छोटी हो? जैसे 5 है, क्या 5 से छोटा होता है? बिल्कुल भी नहीं। 4 है, क्या 4 से छोटा होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी संख्या अपने आप के बराबर होगी, कोई भी वस्तु अपने आप के बराबर होगी। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब यहाँ हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हम खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। ठीक है, यहाँ तक की बात। अगली बात करते हैं, 3x² + 2 = 0। इसको सोल्व करते हैं। 3x² + 2 = 0 है, तब हम क्या लिख सकते हैं 3x² = -2। अब जो 3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, तो x² कितना होगा -2/3। अब स्क्वायर है ना, तो रूट लगा दो, तो x क्या होगा -2/3, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप एक बात समझिए, आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस वाली नंबर के ऊपर कहीं पे भी आपको रूट मिले तो एकदम समझ लेना कि वो काल्पनिक संख्या है। जैसे कि आपको कई बार एग्जांपल दिए कि -36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो वो क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। और यहाँ पे बात किसकी चल रही है कि x एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू तो मिलेगी, एक तो हमें प्लस की और एक माइनस की, 2 वैल्यू मिलेगी, लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगी? काल्पनिक होगी। इसका मतलब यहाँ से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको हम ऐसे खाली ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। आगे बात समझ में? तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि a = b अथवा a ≠ b। तो देखो आपको 2 तरह के सेट बताए थे, एक तो सेट था हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, और एक हमारे पास क्या था सम समुच्चय या समान समुच्चय, जिसको हम इक्वल सेट बोलते थे। इक्वल सेट की क्या खास बात थी कि उसमें एलिमेंट भी इक्वल हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो। बात समझ में आई? और जो समतुल्य समुच्चय थे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे। जैसे ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट और बी सेट के अंदर कोई से और 3 एलिमेंट। समझ में आ रही है बात? तो वे क्या होंगे? समतुल्य समुच्चय होंगे। लेकिन समान समुच्चय के लिए, सम समुच्चय के लिए जो एलिमेंट है वे भी सेम होने चाहिए। हाँ, उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। अब चलिए यहाँ पे चेक करते हैं हम। देखो a = 3 5 7 और b = 7 3 5। आप चेक कर सकते हो, 3 एलिमेंट इसके अंदर है, 3 एलिमेंट इसके अंदर है, एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर चेंज है। तो इसका मतलब जो इसका पहले वाला पार्ट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं a = क्या है? b है। क्लियर है बात? दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में लिखा है 1 2 3,
और बी में लिखा है पृथ्वी चंद्रमा सूर्य। ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो 1 2 3 है, इसके अंदर पृथ्वी चंद्रमा सूर्य है, ये समान समुच्चय नहीं है, ये समतुल्य समुच्चय है। तो हम क्या लिख देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। और देखो जो समान समुच्चय होते हैं ना, वे समतुल्य समुच्चय भी होते हैं। ए समतुल्य है बी के, और देखो यहाँ पे ए बी के इक्वल तो नहीं है ना, लेकिन ए बी के समतुल्य जरूर है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 2x² - 5x + 2 = 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x² - 5x + 2 = 0। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x² के गुणांक की अचर पद में गुणा तो करेंगे, आपने 10th क्लास में सीखा होगा। तो 2 दूनी 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस कितना हो 5, तो 4 एकम 4, 4 और 1 कितना होगा 5। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 2x² - 4 + 1 × x + 2 = 0। अब 2x², x की मल्टीप्लाई करो 4x, बाहर निकलने के बाद -4x, x की मल्टीप्लाई करो, x ही होगा ना, बाहर निकलने के बाद -x + 2 = 0। तो आप एक काम करो, 2x कॉमन ले लो पहले दो में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे x - 2। फिर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन ले लो 1। अब कितना बचेगा, x - 2 = 0। अब x - 2 फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और -1 = 0। जब इन्हें 0 के इक्वल रखोगे अलग अलग, तो x की एक तो वैल्यू मिलेगी 2 और x की एक वैल्यू मिलेगी 1/2 इससे। अब आप इसको सोल्व करके देखो, 2x³ - 5x² + 2x = 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x सभी के अंदर है, तो कितना बचेगा 2x² - 5x + 2 = 0। देखो x मल्टीप्लाई में है ना, या तो x की वैल्यू 0 होगी या इस सारे की वैल्यू 0 होगी, और इस सारे की वैल्यू 0 रखने के बाद हमें दो आंसर मिले थे। एक तो आंसर क्या था 2 और एक आंसर क्या था 1/2। तो आप देख सकते हैं इस a वाले सेट के अंदर तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और इस b सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे a b के बराबर नहीं होगा। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे सिर्फ पहले वाला सेट a = b है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में लिखा है क्या x such that x³ + 1 = 0, x belongs to natural number = 5 सत्य है, n धन पूर्णांकों का समुच्चय है, या ऐसे भी कह सकते हैं n नेचुरल नंबर का सेट है। पहली बात तो हमें ये बतानी है। दूसरी बात, a = x such that x belongs to n, a के अंदर x कोई एलिमेंट है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर 1 या 1 से बड़ी, 3 या 3 से छोटी है। और b = y such that 3y = 9, 2y = 2, y - 1 = 1। तो क्या a = b सत्य है? तो सबसे पहले हमें क्या समझ लेना है कि जो ये समुच्चय निर्माण विधि में दिए गए हैं, उन्हें सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले हम a की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x³ + 1 = 0। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x³ = -1, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x³ = -1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब हटा दो तो x = कितना मिलेगा, -1। तो x की वैल्यू हमें -1 मिली है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो हम क्या लिख देंगे, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो x सच दैट x³ + 1 = 0 है, वो किसके इक्वल है, वो एम्प्टी सेट के इक्वल है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि वो 5 के इक्वल है। तो पहली बात क्या है, सत्य है। अतः कथन ए सत्य है। कथन ए क्या है, सत्य है। तो पहली बात तो क्लियर हुई। अब हम दूसरी बात की बात कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट को देखो। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, a = x such that x belongs to n, और 1 3 के बीच में है x। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे,
a इक्वल टू 1 2 3, हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1 2 3। अब b इक्वल टू y सच दैट 3y इक्वल टू 9। देखो अगर 3y 9 के इक्वल है तो 3 टाइम कैंसिल करो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। फिर यहाँ पे 2y 2 के इक्वल है, 2y इक्वल टू 2, तो इससे कैंसिल करो 1 मिलेगा। और फिर यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू 1, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो -1 इधर भेज दो तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी ना। अब ये हमें y की 3 वैल्यू मिली है, इन 3 वैल्यू को हम इसके अंदर लिख लेते हैं 3 1 2, तो ये 3 वैल्यू हमें मिली है। अब आप चेक करके बताओ, देखो 1 2 3 1 2 3 आगे पीछे लिखे हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट तो इक्वल है ना। अगर एलिमेंट इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे a इक्वल टू b है। तो अतः कथन b सत्य है। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के अक्षरों का समुच्चय शब्द ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो हमें 2 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, एक शब्द तो ये है हमारे पास और एक शब्द हमारे पास ये है। दोनों का जो समुच्चय होगा वो समान होगा, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसके सेट को a मान लेंगे और उसके सेट को क्या मान लेंगे b। तो लिखते हैं यहाँ पे कैटरैक्ट के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय a माना है हमने इसको, तो a इक्वल टू C A T, यहाँ तक सेम। अब a दोबारा आ गया, दोबारा हम उसको नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम r, फिर r से बाद में a है तो a तो आ चुका, अब c भी आ चुका, अब t तो t भी आ चुका। तो इसका मतलब हम इसको यहीं पे रोक देंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है ट्रैक्ट TRACT के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, तो इसको क्या मान सकते हैं हम b। तो b इक्वल टू देखो TRAC, t दोबारा आ गया तो दोबारा हम नहीं लिख सकते। अब आप चेक कर सकते हो, देखो a के अंदर भी 4 एलिमेंट है और b के अंदर भी 4 एलिमेंट है, t सेम है, r भी सेम है, a भी सेम है और c भी सेम है। अतः यहाँ a इक्वल टू b है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि समान समुच्चय क्या होते हैं, समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और सेम एलिमेंट होंगे। लेकिन समतुल्य समुच्चय में क्या होगा, समतुल्य समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं चाहे। अब देखिए यहाँ पे जो a है, a के अंदर 3 एलिमेंट है और यहाँ पे c के अंदर 3 एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a समतुल्य है c के। अब देखो a किसी और के समतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं हम b की, तो b समतुल्य किसके है, b समतुल्य होगा किसके, d के। यहाँ पे b के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और d के अंदर 5 एलिमेंट है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चय तथा समतुल्य समुच्चय छांटिए। अब हम बड़े आराम से छांट सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम समान समुच्चय छांटते हैं। a के अंदर 2 एलिमेंट है 0a। अब ये देखो 0a किसके अंदर है, 0a किसी के अंदर नहीं है, तो a किसी के भी इक्वल नहीं है। b की बात करते हैं 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 किसके अंदर है, d के अंदर है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू d। एक बात तो ये हुई। फिर अब c की बात 4 8 12। 4 8 12 ये देखो कौन से वाले सेट में है, f वाले सेट में है, तो c f के इक्वल है, c इक्वल टू f। ठीक है। अब c तक की बात कंप्लीट हुई, d तो b के इक्वल हो ही गया। अब e की बात 1 0। अभी देखो 1 0 कहाँ पे है, 1 0 कहीं पे नहीं है। अब f की बात, f हो चुका है cf। अब g की बात देखो 1 5 7 9। तो 1 5 7 9 कहाँ है,
1579 कहीं पे भी नहीं है। और जो ए बी है, ए बी चेक करो, ए बी किधर है, ए बी भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बी तो डी के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। तो ये तो थे हमारे समान समुच्चय। अब हमें क्या देखना है, समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय में देखो क्या होगा, ए के अंदर 2 एलिमेंट है। अभी देखो 2 किसके अंदर एलिमेंट है, यहाँ पे 3 सेट ऐसे हैं जिनके अंदर 2 एलिमेंट है, ए ई एच। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए ई एच। ये तीनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय है। अब ए ई एच की बात कंप्लीट हुई। अब बी की बात करो, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, डी के अंदर 4 एलिमेंट है और जी के अंदर 4 एलिमेंट है। तो बी डी जी, बी डी जी, ठीक है। ये तीनों सेट समतुल्य समुच्चय है। अब बी तक बात कंप्लीट हुई। अब सी के देखो, सी के अंदर 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट किस किस के अंदर है, 3 एलिमेंट सी के अंदर है और एफ के अंदर है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, सी समतुल्य है एफ के। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक हमारी एफ वाली बात भी कंप्लीट होगी। तो ये वाले समुच्चय हमारे समतुल्य समुच्चय है। बात क्लियर। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय विसंगीत है। विसंगीत को हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त। और असंयुक्त का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, डिसजॉइंट, यानी जो जॉइंट ना हो आपस में। अब 2 3 यहाँ पे चेक कर सकते हो, ना इसमें 2 है और ना इसमें 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी विसंगीत है। ए बी क्या है, विसंगीत। अब आप इनको देख सकते हो, ए डी विसंगीत है, ए डी विसंगीत है। देखो बी के अंदर 5 है, सी के अंदर 5 है, तो बी और सी तो विसंगीत समुच्चय नहीं है। 5 कॉमन है ना इनमें दो। अब बी और डी देख सकते हैं, 5 और 5 है, तो आप ये वाला आंसर दे सकते हैं। ए और बी 2 विसंगीत समुच्चय है, ए और डी ये भी 2 विसंगीत समुच्चय है। और विसंगीत समुच्चय हमने क्यों कहा है, इसलिए कहा है ए और बी के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। आप चेक करो, ए के अंदर 2 3, बी के अंदर 4 5 6, तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ए और बी विसंगीत समुच्चय है। अब बात करते हैं हम ए और डी की, 2 3 1 5 7, तो आप चेक कर लो इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ए और डी भी विसंगीत समुच्चय है। बात क्लियर है ना। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे बी डी के विसंगीत क्यों नहीं है, क्योंकि 5 कॉमन है। बी सी के विसंगीत क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, क्या समुच्चय फाई करली ब्रैकेट के अंदर 0 तथा करली ब्रैकेट के अंदर फाई समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो सबसे पहली बात, फाई एक रिक्त समुच्चय है। फाई एक रिक्त समुच्चय है, पता है आपको इस बात का। फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। अब हम बात करते हैं, 0 है करली ब्रैकेट के अंदर और फाई है करली ब्रैकेट के अंदर। यहां पे लिखते हैं हम 0 तथा फाई, ये दोनों एकल समुच्चय है। ये दोनों क्या है, एकल समुच्चय। अतः फाई 0 तथा फाई तीनों समान समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ रही है। जो फाई है वो तो क्या है, रिक्त समुच्चय है, और मंझले कोष्ठ के अंदर 0 लिख लो या कोई और एलिमेंट लिख लो या फाई लिख लो। तो अगर मंझले कोष्ठ के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे कि एकल समुच्चय है। नाम से क्लियर है, सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। तो यहाँ पे हमने इसका रीजन भी दे दिया कि क्या कारण है कि ये समान नहीं है। तो इसने हमारे से क्या पूछा था कि क्या ये तीनों समान है, तो हमने क्या बताया कि ये तीनों समान नहीं है।
और क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पे रिक्त समुच्चय है और दो हमारे पास यहाँ पे एकल समुच्चय है। बात क्लियर हो रही है? तो प्यारे बच्चों, आज हमने कंप्लीट की अपनी एक्सरसाइज 1.2। आपको कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताना। अब हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।